user's point of view, operating system performs different set of tasks. Let's start with the concept that if it is the user of a personal computer, if the user is of personal computer, so if the user is sitting in front of the personal computer, that means he has his dedicated monitor, mouse, keyboard and system unit. That means he is the whole soul in charge of your monitor, keyboard. That means जितने भी आपके resources हैं, you are the whole soul in charge of all those resources. So जब आप अपने कंप्यूटर पे बैठे होते हैं, so आपका उस टाइम पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या कंसर्न होता है? The operating system should provide you ease of use, first thing, but you have never bothered about the resource utilization and performance. तुमने कभी देखा है तुम्हारी मेमोरी कितनी यूज हो रही है, तुम्हारा सीपीयू कितना यूज हो रहा है, तुम्हारी हार्ड डिस्क कैसे मैनेज हो रही है, तुम्हारी सिस्टम में कितनी प्रोसेसेस रन कर पा रही हैं, कितनी प्रोसेस थ्रैश हो रही हैं, सीपीयू का कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है? हैव यू एवर बॉदर्ड अबाउट वर्किंग ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर? टेल मी ऑनेस्टली, हैव यू एवर बॉदर्ड अबाउट? कभी तुमने जाके देखा है कि तुम्हारे सिस्टम का यूटिलाइजेशन कितना चल रहा है? देखा है कभी आपने? So once you are working on the computer, on personal computer, then you are the in charge of all the resources. You बोले तो that means only one user is the in charge of all the resources. Only one user monopolizes all the resources, and in that situation the operating system is designed just to cater the ease of use requirement. मैं अगर पर्सनल कंप्यूटर पे बैठी हुई हूँ तो ऑपरेटिंग सिस्टम इतना कन्वीनियंट होना चाहिए, मैं सारे काम जो है अपने फटाफट कर पाऊँ, कन्वीनियंटली कर पाऊँ। बट एज ए यूजर मैंने कभी भी ध्यान नहीं दिया मेरे रिसोर्सेज का कितना यूटिलाइजेशन चल रहा है, कितना अच्छे से उनमें एक्सपीरियंस कर पा रही हूँ। ऑब्वियसली एक पर्सन जो सिंगल सिस्टम पे बैठा, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बैठा हुआ है, तो ही ओनली इज यूजिंग ऑल द रिसोर्सेज ऑफ अ सिस्टम। इंस्टेड आप अगर मल्टी यूजर एनवायरनमेंट में बैठे हो, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, तो बहुत सारे यूजर्स जो हैं एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम और एक ही कंप्यूटर सिस्टम से डील कर रहे हैं, और उस टाइम पे बहुत सारे यूजर्स के बीच में रिसोर्सेज को डिवाइड होना पड़ेगा। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ, एक होता है आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, एक होता है आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, आप कौन से टाइप के सिस्टम पे काम करते हो? दैट इज योर सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इवन इफ यू आर एबल टू क्रिएट वेरियस लॉगिन्स, अगर आपने विंडोज में भी डिफरेंट लॉगिन्स देखे होंगे कैसे बना सकते हो। जैसे देयर इज अ कंप्यूटर इन द लैब और उसमें सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने उस पर 3 लॉगिन्स बना दिए, टीचर्स, नॉन टीचिंग एंड लेट्स से स्टूडेंट्स। हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता? Yes, ma'am. हो सकता है, बट एट अ टाइम ओनली वन यूजर इज एक्सेसिंग। मैंने लॉगिन किया है तो मेरे को टीचर वाली प्रिविलेजेस मिली हुई हैं और मैं उसके ऊपर एक्सेस कर पा रही हूँ। किसी नॉन टीचिंग ने एक्सेस किया हुआ है तो उसको नॉन टीचिंग की प्रिविलेजेस मिल रही है, और किसी स्टूडेंट ने एक्सेस किया हुआ है तो उसको स्टूडेंट वाली प्रिविलेजेस के अकॉर्डिंग वो सिस्टम को यूज कर पा रहा है। बट ओनली वन स्टूडेंट और 1% एट अ टाइम इज यूजिंग द सिस्टम, सो दिस इज नॉट अ मल्टी यूजर एनवायरमेंट। मल्टी यूजर एनवायरमेंट इज एन एनवायरमेंट where the operating system is installed, let's say on a server। मैंने एक लाइनेक्स का बहुत सारा बड़ा सा सर्वर बना दिया, और मैं बाकी के सारी जो डम्ब मशीन्स हैं, डम्ब मशीन्स बोले तो जिनके पास अपनी प्रोसेसिंग पावर नहीं है, या लेट्स से जिनके पास अपना रैम नहीं है, वो सारी डम्ब मशीन्स जो हैं सिर्फ एक टर्मिनल के थ्रू आपके बाकी के सारे सर्वर्स को कनेक्ट कर रहे हैं। मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। दिस इज द टोपोलॉजी वी हैव मेंटेन्ड इन आवर लैब्स आल्सो। हमने एक सिस्टम पे अपना लाइनेक्स का सर्वर बनाया हुआ है, सिर्फ एक ही सिस्टम पे लाइनेक्स का सर्वर बनाया हुआ है, बाकी सारी मशीन पे विंडोज डला हुआ है। बट यूजिंग सम स्पेशल एप्लीकेशन, आपने वो सुने होंगे अपना OSI रेफरेंस मॉडल में एक आपकी एप्लीकेशन लेयर होती है, और उस एप्लीकेशन लेयर का एक प्रोग्राम होता है टेलनेट। उस टेलनेट एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हो। सो मल्टीपल यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सिर्फ एक सर्वर के ऊपर इंस्टॉल्ड है, पर बहुत सारे यूजर्स एट द सेम टाइम उस लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर पा रहे हैं।
So this becomes your multi-user operating system. सो अगर एक पर्सन पर्सनल कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, तो दिस इज अ सिनेरियो ऑफ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑब्वियसली परफॉर्मेंस की कंस्ट्रेंट वहां पर आता है जहां पर मल्टीपल यूजर्स एक साथ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक्सेस कर रहे होते हैं। वहां पर मुझे परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, वहां पर मुझे सिस्टम की यूटिलाइजेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन को देखना पड़ता है। बट इफ द पर्सन इज सिटिंग ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर, द होल सोल कंसर्न इज द ईज ऑफ यूज, बिकॉज ही इज द होल सोल इन चार्ज ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। सेकेंड कैटेगरी देखते हैं। लेट्स से a user is connected using a terminal to a mainframe computer। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हुआ करते थे, बहुत बड़े बड़े प्रोसेसिंग पावर वाले कंप्यूटर्स होते थे, आजकल नहीं यूज होते बेटा, बहुत पहले यूज हुआ करते थे। दैट मीन्स ये ऐसा सिनेरियो है कि बहुत सारे यूजर्स अपने छोटे छोटे डम्ब टर्मिनल्स, जब मैं डम्ब टर्मिनल्स बोलती हूँ तो ऐसे टर्मिनल्स जहाँ पे सिर्फ आपको एक मॉनिटर के थ्रू आप अपने मेन फ्रेम कंप्यूटर को कनेक्ट कर पा रहे हो। अब एक सिस्टम है, उस पर एक ही यूजर बैठ पाएगा, बट आई वांट उस मेन फ्रेम को मैं बहुत सारे यूजर्स के लिए कनेक्ट करूं, तो मैंने सबके लिए टर्मिनल्स ले लिए, मैंने सबके ले लिया और छोटा सा एक सिस्टम ले लिया, और वो सिस्टम क्या कर रहा है, आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर को कनेक्ट कर रहा है। रीड द फर्स्ट लाइन, यूजर सिट एट अ यूजर सिट्स, यहाँ पर हूं मैं आपका, a user sits at a terminal connected to a mainframe computer, right? यूजर्स क्या कर रहे हैं, यूजर्स आर एक्सेसिंग द सेम कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर को एक्सेस कर रहे हैं अपने अपने टर्मिनल से। जब बहुत सारे यूजर्स एक ही मेन फ्रेम कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली इट मीन्स दे आर शेयरिंग रिसोर्सेज, व्हाट दे आर डूइंग इज शेयरिंग रिसोर्सेज। तो इन सच सिनेरियो ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होगा कि वो फेयर शेयर एलोकेट करे सारे यूजर्स के बीच में। दैट मीन्स वहां पर रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम को जितने भी आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं उनको वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना है बाकी सारे यूजर्स के बीच में। ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही यूजर को सारे तरह के रिसोर्सेज दे दो और बाकी यूजर्स को कोई रिसोर्सेज ही ना मिल पाए। तो उस टाइम पे when multiple users are connected to the mainframe computer, in that scenario the responsibility of the operating system is to maintain the resource utilization in such a way that the overall resources like cpu, time, memory, io resources, hard disk is fairly distributed among all the users। is it okay or not? is it okay or not? Yes, ma'am. ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट टाइप का सिनेरियो है जब हमारे जो यूजर्स जो हैं वो वर्क स्टेशन पे बैठे हुए हैं। वर्क स्टेशन का मतलब क्या है, एक लैब की टोपोलॉजी मान लो। लैब की टोपोलॉजी के अंदर क्या है, हमने 10 सिस्टम्स को लोकल एरिया नेटवर्क से कनेक्ट कर लिया। व्हाट वी हैव डन, वी हैव कनेक्टेड 10 सिस्टम्स यूजिंग अ लोकल एरिया नेटवर्क। आई होप ये लैन टर्म तुमने सुनी होगी, लोकल एरिया नेटवर्क। उस लोकल एरिया नेटवर्क में एक कंप्यूटर के पास कुछ रिसोर्सेज हैं, दूसरे कंप्यूटर के पास कुछ रिसोर्सेज हैं। एग्जाम्पल, एक कंप्यूटर के पास प्रिंटर अटैच्ड है, दूसरे कंप्यूटर के साथ बारकोड रीडर अटैच्ड है, तीसरे कंप्यूटर के साथ प्रिंटर अटैच्ड है। बट हैं सारे के सारे कंप्यूटर्स कैसे कनेक्टेड हैं, दे ऑल आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो कुछ रिसोर्सेज उनके पास कुछ रिसोर्सेज डेडिकेटेड हैं यूजर्स के पास, और कुछ रिसोर्सेज जो है वो शेयर कर रहे हैं विद इन द नेटवर्क। मेरे कंप्यूटर पे प्रिंटर कनेक्टेड है, प्रिंटर का काम मैं अपने कंप्यूटर से कर लूंगी, बट फॉर स्कैनिंग मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर पे डिपेंड करना है, और बारकोड मुझे किसी दूसरे कंप्यूटर पे डिपेंड करना है। लेट्स से फॉर एग्जांपल वेबकैम के लिए मुझे किसी और कंप्यूटर पे कनेक्ट करना है। सो दैट मीन्स उस सिचुएशन में कुछ जो हैं आपके पास डेडिकेटेड रिसोर्सेज हैं, और कुछ जो हैं वो आप रिसोर्सेज जो हैं वो शेयर कर रहे हैं अपने नेटवर्क में। वहां पर भी ऑपरेटिंग सिस्टम का कंसर्न क्या होना चाहिए, या ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा डिजाइन होना चाहिए कि हर इंडिविजुअल को यूजेबिलिटी मिल जाए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव हो पाए। वर्क स्टेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सिनेरियो जो कि आपका एक लोकल एरिया नेटवर्क है। कुछ रिसोर्सेज आपको डेडिकेटेड मिले हुए, कुछ रिसोर्सेज आप दूसरे सिस्टम्स के साथ शेयर कर रहे हो। सो इन दैट सिनेरियो देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन इंडिविजुअल यूजेबिलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन, राइट। नेक्स्ट टाइप के आपके सिस्टम्स जो होते हैं
वो आजकल जो चल रहे हैं मोबाइल सिस्टम्स हो गए, लैपटॉप्स हो गए, स्मार्टफोन्स हो गए, टैबलेट्स हो गई, पैम टॉप्स हो गए। सो दोज आर द स्टैंड अलोन सिस्टम्स, जहां पर हर यूजर के पास एक अपना अलग सिस्टम होता है। दीज आर द स्टैंड अलोन सिस्टम्स एंड दे आर कनेक्टेड टू इंटरनेट मोस्टली वाया द वायरलेस टेक्नोलॉजी और द सेलुलर टेक्नोलॉजी। या तो आप लोग अपना मोबाइल डेटा यूज करते हो या वायरलेस टेक्नोलॉजीज को यूज करते हो। वायर्ड लैन तो नहीं यूज करते ना, कि तार लगा लगा के घूम रहे हो घर भी और कॉलेज में भी। So mostly they either depend upon the cellular network or they depend upon the wireless network technology, right? These type of systems, they are so powerful machines, they are getting so powerful machines that it can settle the need of emailing and web browsing. मोस्टली हमें ईमेल करना होता है या वेब ब्राउजिंग करनी होती है, आजकल हम अपने मोबाइल फोन से ही कर लेते हैं। दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स प्रोवाइड द टच स्क्रीन। यूजर जो है वो फिंगर्स को स्क्रॉल करके अपना जो है अपना स्वाइप करके अपना काम करता है। सो बेसिकली दीज आर अनदर सेट ऑफ मशीन्स जो कि आजकल अवेलेबल हैं। नेक्स्ट इन द लास्ट कैटेगरी वी हैव द टाइप ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स which are the devices of consumer electronics. These are basically the home devices or the automobiles which they have very limited फ्रंट पैनल। आपकी वॉशिंग मशीन है, उसके अंदर कुछ थोड़े से बटन है जिनको यूज करते हो, फ्रिज है, माइक्रोवेव ओवन है, ऑटोमोबाइल के अंदर कुछ कुछ इंटरफेसेस होते हैं। तो ये वो सारे आपके एम्बेडेड सिस्टम्स हैं जहां पर आपका सिस्टम रन करता है विदाउट द यूजर इंटरवेंशन। यूजर को सिर्फ एक मिनिमल कुछ ना कुछ आपको पैनल पे कीज दी हुई हैं, उन न्यूमेरिक कीज को यूज करके वो कुछ स्टेटस को ऑन ऑफ कर सकता है, लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकता है, कुछ बेयर मिनिमम चीजों को कर सकता है। सो बेसिकली दीज आर द सिस्टम्स जहां पर वेरी लिमिटेड यूजर व्यू इज प्रोवाइडेड। दीज आर द सिस्टम्स ऑफ electronics, or I can say these are the systems having the embedded systems. So basically वहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे रन करता है विदाउट द यूजर इंटरवेंशन। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो यूजर कुछ नहीं कर सकता उस सिचुएशन के अंदर। पेपर अटक गया है तो पेपर आप प्रिंटर में से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई प्रोसेस हैंग हो गई है तो कंट्रोल और डेल करके आप प्रोसेस को डिलीट कर सकते हो। बट यहाँ पर आपका यूजर को एक मिनिमम इंटरफेस और मिनिमम व्यू दिया होता है ताकि वो काम कर सके। तो बेसिकली ये अभी हमने टॉपिक देखा था कि एज ए यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग अलग यूजर्स की क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट कमिंग टू द टॉपिक सिस्टम व्यू क्या होता है। यस Ma'am, sorry for interrupting. Some students are asking for letting them in. व्हाई दे आर लेट इन द क्लास? Ma'am, I guess they have sent a request before only, but you hadn't accepted, I guess. इट इज नॉट द केस, अदरवाइज मैं बीच बीच में भी एडमिट कर ही रही थी वाइल एट द टाइम ऑफ टेकिंग अटेंडेंस ऑल्सो। वंस द अटेंडेंस पार्ट इज डन उसके बाद मैं एडमिट नहीं करूंगी। मैं तुम्हें 5 मिनट का बफर 10:05 पे मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद अटेंडेंस लेते लेते इट वाज ऑलरेडी 10:09, 10:10 पे आई स्टार्टेड माय क्लास। अगर 10:10 तक भी नहीं ज्वाइन कर पाओगे फिर मैं नहीं एंट्री दूंगी बाद में। Excuse me, ma'am. यस Ma'am, in the timetable it's given that a class is at 11. हाँ, बट फॉर सम रीजंस आई विल बी टेकिंग माय क्लास एट 10। इफ नॉट पॉसिबल एट 10 देन आई विल कन्वे अकॉर्डिंगली, बट अदरवाइज आई विल टेक माय क्लास एट 10। अभी तो आप लोग भी घर पे हो तो मुझे नहीं लगता आप लोगों को कोई 10 o'clock क्लास लेने में कोई दिक्कत होगी। Ah, yes, ma'am. ठीक है, Okay. सो आई विल बी टेकिंग माय नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग माय क्लास एट 10। एंड आई थिंक थर्सडे ऑल्सो, थर्सडे को भी मैंने 9 o'clock बोला है ना? थर्सडे क्लास किस टाइम पे है? लेट मी जस्ट लुक एट द टाइम टेबल। Ma'am, थर्सडे, 10 o'clock. हाँ, so I'll be taking that class at 9. 10 o'clock. I'll be taking that class at 9, right? ओके, आई विल बी Okay. टेकिंग थर्सडे वाली क्लास 9 o'clock लूंगी, ट्यूसडे वाली क्लास इंस्टेड ऑफ 11 आई विल टेक दैट क्लास एट 10। ओके, सो दिस वाज द Okay. स्लाइड जो कि अभी हमने टॉपिक डिस्कस किया है बुक में से। ये वही सारे आपको दिए हुए हैं कि आपका पर्सनल कंप्यूटर में ईज ऑफ यूज और गुड परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मेन फ्रेम कंप्यूटर या मिनी कंप्यूटर में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? कीप ऑल द यूजर्स हैप्पी। ऑपरेटिंग सिस्टम को बहुत सारे यूजर्स को डील करना है तो उसको सारे के सारे यूजर्स को हैप्पी रखना पड़ेगा। जब मैं वर्क स्टेशन की बात करती हूँ तो वहां पर कुछ डेडिकेटेड
रिसोर्सेज हैं, कुछ शेयर्ड रिसोर्सेज हैं. सो देयर हैज टू बी अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द इंडिविजुअल यूजेबिलिटी एंड रिसोर्स यूटिलाइजेशन. फिर मैंने आपको हैंड हेल्ड डिवाइसेस के बारे में बताया था, पाम टॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, उन सब की सिचुएशन के अंदर दे हैव लिमिटेड बैटरी लाइफ, दे हैव लिमिटेड यूजेबिलिटी. ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी थी. एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट द एम्बेडेड सिस्टम्स ऑल्सो. Now from the operating system point of view, that means from the computer point of view, operating system क्या important दो काम करता है. Remember, दो important काम है operating system को, क्या दो काम करने चाहिए. First is it acts as a resource allocator. We have seen that operating system is the in charge of all the resources. So operating system को resource allocation का काम करना चाहिए. That means he should be the in charge, or he should be the in charge of all the resources, who manages all the resources. And in case if there is conflicting request among the users, then operating system must be able to handle those requests. Operating system must be able to handle those requests, conflicting request of the users. दो यूजर्स हैं, दोनों को एक साथ प्रिंटर की रिक्वायरमेंट है, दो यूजर्स हैं, दोनों को एक साथ किसी और हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, सीपीयू की रिक्वायरमेंट है. तो किस प्रोसेस को सीपीयू दिया जाएगा, किस प्रोसेस को सीपीयू के लिए वेट करवाया जाएगा, ये सारा काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम देखता है. इज इट ओके? ठीक है. तो दिस वाज द रिसोर्स एलोकेटर. सेकंड काम क्या होता है, कंट्रोल प्रोग्राम. दैट मींस ऑपरेटिंग सिस्टम आपको एक इस तरह का कंट्रोल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट देता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो विदाउट हैविंग एरर्स और इम्प्रॉपर यूज ऑफ कंप्यूटर. बेसिकली कंट्रोल प्रोग्राम का मतलब क्या हो गया कि आपको एक तरह का एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है जहां पे आप अपने प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो विदाउट हैविंग एरर्स. ओके. सो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक ऐसा प्रोग्राम है जो रिसोर्स एलोकेशन का काम कर रहा है और कंप्यूट कंट्रोल प्रोग्राम की तरह से काम कर रहा है. देन ओके, देन कमिंग टू द बुक, ये सिस्टम व्यू हम कर चुके हैं. ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशंस. एज सच ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेटा, nowadays we are having computers in toasters, cars, spaceships, homes, businesses. In everything we are having some sort of computing requirement. हमारे पास मोबाइल फोन्स आ गए हैं, हमारे पास छोटे छोटे गैजेट्स हैं, आई वॉचेस आ गई हैं, ये सिंपल कहने चाहिए स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, कि कंप्यूटर या एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हर चीज में स्टार्ट हो गई है. उससे पहले आई होप यू हैव हर्ड द टर्म ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स. फिजिक्स सारे लोग पढ़ के आए हो ना. Yes, ma'am. What is an integrated circuit? Anyone can answer. रिमेंबर हम लोग फिजिक्स में पढ़ा करते थे, ट्रांजिस्टर्स होते थे, कैपेसिटर्स, इंडक्टेंसेस, रेजिस्टेंसेस, ये सारे कंपोनेंट्स होते थे. Yes, ma'am. अगर Yes, ma'am. और जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनते हैं ना बेटा, ये इन्हीं कैपेसिटर्स और ट्रांजिस्टर्स को ज्वाइन कर करके बनते हैं. इनको सीरीज में लगाओगे, इनको पैरेलल में लगाओगे, इनको सर्किट की फॉर्म में बनाओगे तो आपके अलग अलग डायोड्स बनते हैं. पीएन जंक्शन बनता था, एनपीएन, पीएनपी जंक्शन, ये सब आप लोग पढ़ के आए हो. तो बेसिकली इन कंपोनेंट्स को अगर मैं अलग अलग फैब्रिकेट करती थी तो मेरा एक किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का साइज बहुत बड़ा बन जाता था, बहुत बड़ा. दैट मीन्स इनिशियल में तुमने देखा भी होगा या सुना भी होगा कि जो फर्स्ट कंप्यूटर जो था वो एक कमरे के साइज का था. इतना बड़ा वो कंप्यूटर बना था क्योंकि इंडिविजुअल कंपोनेंट सारे अलग अलग फैब्रिकेट किए गए थे, अलग अलग उनको जोड़ा गया था. लेटर ऑन इट कम्स टू द आइडिया ऑफ मेकिंग इंटीग्रेटेड सर्किट. इंटीग्रेटेड सर्किट्स का मतलब क्या हो गया कि एक छोटी सी चिप के अंदर आप कम से कम अपने बहुत सारे कंपोनेंट्स को, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को इंटीग्रेट कर रहे हो. क्लियर हो गया? बहुत सारी डायोड्स को इंटीग्रेट कर रहे हो, सो दैट बिकम्स योर इंटीग्रेटेड सर्किट. सो इस उसके अंदर वी हैव एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई एंड वीएलएसआई. क्या होती है? स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. ये सारी टर्म्स तुम सुन चुके होगे, नहीं भी सुना होगा तो वीएलएसआई वगैरह तुम्हें पता होना चाहिए. स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, मीडियम, लार्ज एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. जब मैं थाउजेंड्स एंड मोर देन थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स को एक छोटे से आईसी के अंदर इंटीग्रेट कर पाती हूँ, फैब्रिकेट कर पाती हूँ,
तो मेरा स्ट्रक्चर जो है वो इतना छोटा हो जाएगा कंप्यूटर का, एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज मिनिमाइजेशन ऑफ द सर्किट। एंड दैट इज द रीजन जो आज से 50 साल पहले, 60 साल पहले एक एक कमरे के कंप्यूटर हुआ करते थे, आज उससे भी कहीं ज्यादा प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी घड़ी के अंदर आ गई है। यू आर हैविंग अ स्मार्ट वॉच जो कि फोन भी अटेंड कर सकती है, ब्राउजिंग की भी फैसिलिटी आपको दे रही है, जो कि आपको हर कोई काम, ईमेलिंग का भी काम कर रहा है, वो सारा काम जो है आपकी एक छोटी सी वॉच के अंदर हो गया है। सो बेसिकली देयर वाज अ मूर्स लॉ, और उस मूर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि आपके जो नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स जो होंगे ना, जो आपके एक आईसी के अंदर फैब्रिकेट किए जाएंगे, वो हर 18 मंथ में डबल होते जाएंगे। हर 18 मंथ में द नंबर ऑफ आईसीज विच कैन बी फैब्रिकेटेड ऑन अ चिप, इट विल बी डबल्ड। सो इसी वजह से आपका जो कंप्यूटर्स जो हैं वो डे बाय डे साइज में श्रिंक होते जा रहे हैं। डे बाय डे कंप्यूटर्स आर श्रिंकिंग इन साइज, आपको और छोटे से छोटे मिनिएचराइजेशन ऑफ द सर्किट मिलता जा रहा है, राइट। ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, कंट्रोलिंग एंड एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये मैं आपको सब बता चुकी हूँ। ओके, so there is one important term which is known as kernel. The operating system program that runs all the time on the computer is known as kernel. ये definition याद करने वाली है, क्योंकि आपको operating system और operating system का एक main program जो kernel होता है उसके बीच में difference पता होना चाहिए। The operating system has a special program that runs all the time on the computer. It is known as kernel. अपार्ट फ्रॉम कर्नल आपके पास कुछ ना कुछ सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं और कुछ एप्लीकेशन प्रोग्राम्स होते हैं जो हम अपना डिस्कस कर चुके हैं एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास, राइट। सो ये यहाँ तक हम अपना डिस्कस कर चुके हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कल हमने बात कर ली थी, एप्पल के iOS एंड गूगल एंड्रॉइड फोन्स होते हैं। अच्छा, दैट रिमाइंड्स मी, आप लोगों ने वर्चुअल मशीन ट्राई किया था? यस मैम, कल किया था बट वो हुआ यस मैम। तुम लोगों के पास विंडोज 10 कितनों के पास है? से यस और नो, मेरे अभी इंटरफेस नहीं है। Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. विंडोज 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 Yes, 10, विंडोज 10 पे एक पावर शेल होती है। तुम लोग पावर शेल पे ट्राई करना, वो कमांड्स जो मैं तुम्हारे को लैब क्लास में करवाऊंगी कल या परसों में, अगर वो पावर शेल पे तुम्हारी, बिकॉज मेरे पास विंडोज 8.1 है, आई डोंट हैव विंडोज 10, नहीं तो वो पावर शेल पे देख के तुम्हें मैं बता देती। अगर 10 है तो पावर शेल पे बेटा वो सारा का सारा काम हो जाना चाहिए जो हमें लैब क्लास में चाहिए। अगर नहीं चल रहा तो आपको फिर वीएम का ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा। गॉट इट? yes, ma'am. ओके, क्या बेटा? हम क्या बोल रहे थे आप? पावर शेल? पावर शेल में मोस्ट लाइकली वो सारी कमांड्स चल जानी चाहिए जो हमें प्रैक्टिकल क्लास के लिए चाहिए। इफ इट इज नॉट पॉसिबल ऑन पावर शेल तो आपको वर्चुअल मशीन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वर्चुअल मशीन वैसे भी इंस्टॉल कर लो, तुम्हारे फायदे की चीज है, तुम्हारे लिए इट इज लाइक अ मिनी प्रोजेक्ट फॉर यू कि आप अपने होस्ट मशीन पे गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे लोड करते हो। डन? ओके मैम। Okay, so this is the basic computer system, modern computer system. We have the shared memory, and that shared memory is connected to the CPU, device controller, USB controller, and graphics adapter card. Now there is the two terms, one is the controller and the other one is driver. क्या फर्क है दोनों में? एक कंट्रोलर होता है, एक ड्राइवर होता है बेटा। सुना हुआ है ना, कंट्रोलर भी और ड्राइवर भी। My son is also taking the class in the same room. बताओ बेटा। नहीं आता तो बोला करो ना, नहीं आता, मैं वेट ना करती रहूं, समझ रहे हो? हो या नहीं हो, मैंने एक क्वेश्चन पूछा है बेटा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंट्रोलर एंड द ड्राइवर। कभी मैं बोलती हूँ कंट्रोलर, कभी मैं बोलती हूँ ड्राइवर, और ये सारे डिवाइसेस के साथ होते हैं। डिवाइस हैज गॉट अ कंट्रोलर आल्सो एंड डिवाइस हैज गॉट अ ड्राइवर आल्सो। प्रिंटर जब मैं नया लेती हूँ तो मैं प्रिंटर का क्या इंस्टॉल करती हूँ उसको यूज करने से पहले? एनीवन हु कैन? Driver. ड्राइवर, वेरी गुड। सो ड्राइवर मीन्स इट इज अ सॉफ्टवेयर कोड।
It is a piece of software which is required for the communication between operating system and the printer. देखो, एक सिंपल मैंने प्रिंटर को अटैच कर दिया, इट डज नॉट मीन कि ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू वो कनेक्ट हो पाएगा. ऑपरेटिंग सिस्टम इज द इंचार्ज ऑफ द रिसोर्सेज. ऑपरेटिंग सिस्टम को उस प्रिंटर को भी मैनेज करना है. बट मैं सिंपल अगर मैं प्रिंटर अटैच कर देती हूँ, उससे वो मैनेज नहीं कर पाएगा. देयर हैज टू बी अ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड द प्रिंटर, एंड दैट कम्युनिकेशन इज बीइंग टेकन केयर बाय द ड्राइवर. ड्राइवर क्या करता है, उस हार्डवेयर के बीच में और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन करवाता है. एंड दैट इज द रीजन किसी भी हार्डवेयर को यूज करने से पहले मुझे उसका ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ता है. देयर इज अनदर कंपोनेंट व्हिच इज नोन टू बी अ कंट्रोलर. कंट्रोलर क्या होता है, डिवाइस कंट्रोलर बेसिकली कहना चाहिए. वो आपका एक हार्डवेयर कंपोनेंट होता है जो कि आपको टेम्पररी स्टोरेज प्रोवाइड करता है. लाइक फॉर एग्जांपल, इफ आई एम गिविंग अ प्रिंट कमांड जो है आपका, आपकी सिस्टम से, फाइल सिस्टम से वो जो डेटा जो आपको प्रिंट करवाना है वो कंट्रोलर के टेम्पररी बफर्स में जाके स्टोर हो जाएगा, और कंट्रोलर के टेम्पररी बफर से फिर आपका धीरे धीरे डेटा जो है वो प्रिंट होता रहेगा. एंड दैट इज द रीजन आपने कई बार देखा भी होगा, मैंने अगर 50-60 पेजेस की एक फाइल को प्रिंट किया है, मैंने सिंपल प्रिंट कमांड दे दी, वो सारा का सारा डेटा कंट्रोलर में चला गया, उसके बाद मैंने अपनी वर्ड की फाइल में बंद भी कर देती हूँ तो भी आपकी प्रिंटिंग कंटिन्यू रहेगी. ठीक है, क्योंकि अब आपका डेटा जो था वो कहाँ पे चला गया है, कंट्रोलर में चला गया है. सो डायग्राम में कुछ भी नहीं है, सिंपल मैं यहाँ दिखाना चाहती हूँ कि सीपीयू इज देयर विच इज कनेक्टेड टू द मेमोरी, disk is connected to the disk controller, this is the hardware. All these devices, mouse, keyboard, printers, they are also connected to the USB controller, and monitor is connected to the graphics adapter. ठीक है, इस डायग्राम में That अगर means कुछ, driver is software and controller is hardware. राइट, एग्जैक्टली. ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. चलिए नेक्स्ट देखते हैं. ओके, नेक्स्ट इज दिस बूट स्ट्रैपिंग. बूट स्ट्रैपिंग पे आने से पहले ये चीजें तुम बचपन से ही पढ़ते आ रहे होगे, रैम, रोम और इंटरनल स्टोरेज और हार्ड डिस्क. व्हाट डू यू मीन बाय इंटरनल स्टोरेज? इंटरनल स्टोरेज स्टैंड्स फॉर योर रैम एंड रोम. ये दोनों चीजें मिलके आपकी कंप्यूटर की इंटरनल स्टोरेज बनाती हैं. ठीक है, सीपीयू जो है सीपीयू जो है बेटा आपकी कौन कौन सी मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है. थोड़ा बहुत आर्किटेक्चर पढ़ के आए हो, कैशे तुम्हें पता है, सीपीयू रजिस्टर्स तुम्हें पता है. कौन कौन से सीपीयू रजिस्टर्स आपने सुने हुए हैं? Ma'am, AC, AR, IR, DR. प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, मेमोरी Input बफर. Yes, ma'am. register, output register. राइट, ठीक है. सो एक्यूमुलेटर, वेरी गुड. तो ये सारे जो रजिस्टर्स होते हैं ना बेटा, ये सीपीयू के रजिस्टर्स हैं. सीपीयू डायरेक्टली उन रजिस्टर्स को एक्सेस कर सकता है. देन यू हैव अनदर लेयर ऑफ कैशे. क्या होती है कैशे? व्हाट इज कैशे? बोलो, पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए? पहले तो मुझे इस क्वेश्चन का ऑनेस्ट आंसर दोगे. It is a hardware or software component that store data for future request. फॉर फ्यूचर रिक्वेस्ट. दैट मीन्स That सीपीयू can जो be है, served. एक मिनट, सीपीयू बेटा रजिस्टर से डेटा ले सकता है, कैशे से ले सकता है, या फिर मेन मेमोरी से डायरेक्टली डेटा ले सकता है. इसकी जो नीचे की जो हिरार्की जो है ना, वहां से वो डेटा नहीं ले सकता. वहां से अगर डेटा उसको चाहिए तो उसको टेप से, ऑप्टिकल से, मैग्नेटिक डिस्क से, सॉलिड स्टेट से वो डेटा कहाँ पर आएगा? मेन मेमोरी में आएगा. दैट मीन्स
रजिस्टर से, कैशे से, मेन मेमोरी से सीपीयू डायरेक्टली डेटा को रीड कर सकता है, बट उसके जो नीचे की जो है आपकी स्टोरेज जो है वो सारी, ये तीनों चीजें मिला के आपकी इंटरनल स्टोरेज बनाती हैं और ये सारी मिला के आपकी एक्सटर्नल स्टोरेज बनाती है। इवन योर हार्ड डिस्क, समबडी माइट क्वेश्चन कि मैम हार्ड डिस्क तो मेरे कंप्यूटर का जो चेसिस होता है उसके अंदर होती है, बट स्टिल आपकी हार्ड डिस्क जो होती है वो एक्सटर्नल स्टोरेज कहलाती है, बिकॉज सीपीयू कैन नॉट एक्सेस दैट स्टोरेज डायरेक्टली, राइट। ये क्या लिखा हुआ है, सॉलिड स्टेट डिस्क, ठीक है। व्हाट इज सॉलिड स्टेट डिस्क, व्हाट इज सॉलिड स्टेट डिस्क? तुम्हारे सिस्टम में, तुम लोगों के लैपटॉप्स में सॉलिड स्टेट डिस्क है या हार्ड डिस्क है? ये छोटा सा असाइनमेंट है, कल मुझे देख के बताओगे सारे के सारे बच्चे कैसे मैम चेक। SST एसएसडी, सॉलिड सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट किसने आंसर किया है? आकृति। आकृति, लेट मी सी ना कौन कौन बच्चा कितना जवाब देता है, मैं उसको हाईलाइट भी करती रहूं क्योंकि इट इज द कंटिन्यूअस असेसमेंट, मुझे पता चल कौन कौन जवाब दे रहा है क्लास में, ठीक है। तो एसएसडी क्या होता है, पहले हमारी जो हार्ड डिस्क होती थी ना वो आपकी तुमने वो देखी है बेटा ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स, कभी पुरानी मूवीज में देखी हो, ग्रामोफोन रिकॉर्ड्स होते थे Yes, ma'am. सर्कुलर, वो प्ले Yes, होते थे, yes, ma'am. ठीक है। वो जो होता है वो एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, दैट इज अ मैग्नेटिक मटेरियल। वैसे अगर सोचो थाउजेंड्स छोटे छोटे ग्रामोफोन रिकॉर्ड एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाएं और हेड जो है वो मूव करे डेटा को रीड और राइट करने के लिए, तो वो होती थी उसकी हेड की मैकेनिकल मूवमेंट। आज से 5 6 7 साल पहले तक आपकी वही मैग्नेटिक हार्ड डिस्क चला करती थी जो कि बहुत स्लो होती थी और जिसके अंदर मैकेनिकल मूवमेंट होती थी हेड की। Nowadays we are having solid state disk, और तुम सबके, आई एम प्रिटी श्योर 90% ऑफ द स्टूडेंट्स के लैपटॉप में अब हार्ड डिस्क नहीं होगी, उसको मैं क्या बोलूंगी, सॉलिड स्टेट डिस्क लगी होगी। ये तुम्हारा क्वेश्चन है, तुम लोग चेक करोगे कि इसको चेक कैसे करते हैं कि कैसे पता लगाओगे कि आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क लगी हुई है या हार्ड डिस्क लगी हुई है, ये आप चेक करके मुझे कल बताओगे एंड मैं क्वेश्चन ये पूछूंगी। तो आपकी सॉलिड स्टेट डिस्क होती है, उसके बाद आपकी मैग्नेटिक डिस्क होती है, उसके बाद आपकी ऑप्टिकल डिस्क होती है, मैग्नेटिक टेप होती है। तो बेसिकली दिस इज द स्टोरेज हियरार्की। एज यू गो डाउन आपकी स्पीड कम होती जाएगी और स्टोरेज का जो स्पेस है वो बढ़ता जाएगा। जैसे रजिस्टर, सीपीयू रजिस्टर्स कितने होते हैं, 32 रजिस्टर्स होंगे, 64 रजिस्टर्स होंगे, बहुत लिमिटेड होते हैं। कैशे उससे थोड़ी बड़ी है, मेन मेमोरी उससे थोड़ी बड़ी है, बाकी की सारी जो हैं वो आपकी बहुत बड़ी भी होती जाती हैं और उनकी स्पीड भी कम होती जाती है। टॉप 3 layers are volatile in nature, rest 4 layers are non volatile in nature। इस लाइन को कौन एक्सप्लेन करेगा? टॉप 3 layers are volatile in nature, rest 3 layers are non volatile in nature। मैम डेटा टेम्पररी स्टोर होता है। डेटा टेम्पररी स्टोर होता है, दैट मीन्स इन 3 लेयर्स में, जो टॉप 3 लेयर्स हैं रजिस्टर्स, कैशे और मेन मेमोरी में, जब आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हो तो सारा का सारा डेटा लॉस्ट हो जाता है। बट आपकी अगर हार्ड डिस्क में डेटा फाइल आपकी स्टोर है, या लेट्स फॉर एग्जांपल आपकी सीडी के अंदर, मैग्नेटिक टेप के अंदर, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क के अंदर, पेन ड्राइव के अंदर आपने एक बार डेटा को सेव कर दिया, तो वो डेटा आपका नॉन वोलेटाइल होगा, वो डेटा आपका लॉस नहीं होगा, इवन इफ यू आर स्विचिंग ऑफ द लाइट। पावर सप्लाई अगर बंद भी कर दोगे देन ऑल्सो द डेटा विल रिमेन। इज इट ओके और नॉट? सो दिस इज बेसिकली द स्टोरेज हियरार्की। Yes, इस ma'am. डायग्राम पे आने का ऑब्जेक्टिव सिर्फ मेरा ये था, मैं आपको यहाँ पे ये समझाना चाहती हूँ कि सीपीयू रजिस्टर्स को, कैशे को और मेन मेमोरी को डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है, बाकी की जो 4 लेयर्स हैं वहां से डेटा आपका मेन मेमोरी में आएगा जब भी आप किसी फाइल को ओपन करते हो। अच्छा एक चीज और याद रखो, जब भी ऑपरेटिंग सिस्टम को, या ये कह लो जब भी किसी यूजर को फाइल को एक्सेस करना है, आप डबल क्लिक करते हो, द मोमेंट यू आर डबल क्लिकिंग अ फाइल, चाहे वो आप पेन ड्राइव की फाइल खोल रहे हो, चाहे वो आप सीडी की फाइल खोल रहे हो, चाहे वो अपनी हार्ड डिस्क की फाइल को खोल रहे हो,
वो फाइल आपकी नीचे की 4 लेयर्स में जहां पर भी वो होगी, वहां से वो कहाँ पे आ जाती है, 3rd लेयर में आ जाती है, मेन मेमोरी में। ठीक है, एनीवन हु कैन रिपीट जो मैंने अभी अभी लाइन बोली है, एनीवन हु कैन रिपीट। Ma'am, you have said that when we double click any file or program, then it comes from the levels, that is from magnetic or optical or magnetic disk to the registers or cache or main memory. No, not to registers, cache or main Only memory. to main It only memory. comes to the main Only. memory. It To the Okay, main ma'am. memory. Sorry. only comes to the main memory. हाँ, अब इस चीज को वैसे समझने की कोशिश करो। आपने पेन ड्राइव लगाई, पेन ड्राइव में कोई भी फाइल आपको चाहिए थी, आपकी वो पेन ड्राइव अभी एक्सटर्नल स्टोरेज थी, जैसे ही आपने उसको डबल क्लिक किया तो वो फाइल आपकी कहाँ से कहाँ पे उसकी कॉपी बन गई, उसकी एक रैम में कॉपी आ गई उसकी। जब तक आप चेंजेस कर रहे हो उस फाइल के अंदर, लेट्स से एक वर्ड फाइल थी, आपका रिज्यूमे था, आप उसमें चेंजेस करते जा रहे हो, तो सारे चेंजेस आपके कहाँ पर हो रहे हैं, रैम में हो रहे हैं। दैट मीन्स द मोमेंट यू आर क्लोजिंग अ फाइल, जैसे आप अपनी फाइल को क्लोज करते हो तो वो फाइल कहाँ जाएगी, रैम से वापस आपकी जहाँ पे उसका जो सोर्स था वहां पे चली जाएगी। हार्ड डिस्क से ओपन की होगी तो हार्ड डिस्क में चली जाएगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल वहां से ओपन की थी, किसी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से ओपन की थी तो वहां चली जाएगी। पेन ड्राइव से खोली थी तो पेन ड्राइव में चली जाएगी। आप मान लो काम कर रहे थे, आपने डबल क्लिक किया, आपकी वो फाइल रैम में आ गई, रैम में आप चेंजेस कर रहे थे, कुछ कुछ अपनी फाइल में चेंजेस कर रहे थे, इन बिटवीन लाइट चली गई, तो वो जो चेंजेस जो थे वो मोस्टली लॉस्ट हो जाते हैं और आपको क्या मिलेगा, जो प्रीवियसली सेव्ड वर्जन है वो मिलेगा। इफ आई एम ओके और नॉट? Yes, ma'am. ठीक है, तो मैं कहाँ से आई थी, लेट मी जंप टू दैट एरिया बैक। सो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कहना चाहती हूँ कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर स्टोर्ड होगा। अगर मैंने उसको रैम में रखा तो सारा स्विच ऑफ होते ही डिलीट हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? तो Yes, मैं ma'am. तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका, जब आप अपना सिस्टम को शट ऑफ कर देते हो, शट डाउन कर देते हो, तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर होता है? Main memory. मेन मेमोरी इज बेटा रैम ओनली। मेन मेमोरी हम तो आपका रोम ही है। रोम तो बहुत छोटा सा होता है, और आपके तो Room. रोम तो बेटा बहुत छोटा सा होता है, रोम तो इज टू स्मॉल। एंड टॉप ऑफ दैट आपने देखा होगा तुम्हारे डेली तो अपडेट्स आ रहे होते हैं विंडोज 10 के, अगर वो रीड ओनली मेमोरी होगी तो रोम में सेव हो पाएगा क्या? सोच के मुझे बताओ। ROM is read only memory, you cannot write into that memory, but every now and then तुम खुद मुझे बताओ, विंडोज 10 के तुम्हारे पास अपडेट्स आते हैं नहीं आते? तुम अपडेट इंस्टॉल करते हो नहीं करते? Yes, ma'am. वो Yes, अपडेट्स ma'am. जो है, अगर वो रोम होती तो रोम में इंस्टॉल हो पाते क्या? क्योंकि वो तो रीड ओनली मेमोरी थी, आप अपने अपडेट्स को इंस्टॉल कर पाते उन सारी चीजों को? No, ma'am. नो। तो बेसिकली क्या बेटा, योर, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम, जब आपका सिस्टम शट डाउन होता है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क पे सेव होता है। और जैसे ही मैं स्विच ऑन करती हूँ अपने कंप्यूटर को, जैसे हम अपने पावर ऑन करते हैं तो आपका एक इनिशियल प्रोग्राम होता है विच इज नोन एज बूट स्ट्रैप प्रोग्राम। दोबारा से ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं अपना पावर ऑन करती हूँ, मैं स्विच ऑन करती हूँ अपने सिस्टम को, जो आपके लैपटॉप में एक बटन बना होगा, जैसे ही उस बटन को आप प्रेस करते हो तो आपका एक स्पेशल इनिशियल प्रोग्राम होता है जिसको आप बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है। वो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम कहाँ पर सेव्ड होता है, रोम में। इट इज द प्रोग्राम दैट टेल्स द इनिशियल लोकेशन ऑन द हार्ड डिस्क where the operating system is stored। तो बेसिकली आपका प्रोग्राम क्या बताता है कि कहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लोडेड है और उसको कैसे स्टार्ट करना है। रिपीट करने की कोशिश करती हूँ मैं क्या बोल रही हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम आपका हार्ड डिस्क पे प्रेजेंट है, पर हार्ड डिस्क को हम कुछ कर नहीं सकते, इंटरनल स्टोरेज है नहीं, सीपीयू उस हार्ड डिस्क को डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता। तो आपने एक रोम के अंदर, रोम हो सकता है या इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रॉम्स हो सकती हैं, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरीज, ईई प्रॉम्स। तुम अपने आप पढ़ोगे ईई प्रॉम्स क्या होता
होती हैं। तो बेसिकली आपका जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम है या तो आपका रोम में पड़ा होगा या ई प्रो पड़ा होगा, जिस जनरल हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। एंड व्हाई द टर्म इज फर्मवेयर, बिकॉज डेटा वहां पे फर्म रहता है, पक्का रहता है, डिलीट नहीं होता, वोलेटाइल नहीं होता। क्लियर हो क्या? तो इनको रोम्स को या प्रॉम्स को हम फर्मवेयर भी बोलते हैं। तो व्हाट आई मीन टू से हियर इज दैट देयर इज अ स्पेशल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो कि आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम के अंदर। देखो हेलो, बस ठीक क्लास ले रही थी। हाँ, घर से ही। कुछ जरूरी था? हाँ जी। सो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ, देखो किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट होना है, ध्यान से सुनना, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट होना है सो इट हैज़ टू बी देयर इन द मेन मेमोरी। उसको रैम में आना पड़ेगा, उसको मेन मेमोरी में आना पड़ेगा। डन। उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को भी, ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ सॉफ्टवेयर, इट इज अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर। इसको भी अगर एग्जीक्यूट होना है, एक प्रोग्राम ही तो है ना। बेसिकली आप सोचो कि आपका एक प्रोग्राम है जो ऑन होके आपको एक डेस्कटॉप जैसा इंटरफेस दे देता है और वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम चलता रहता है जब तक कि आप अपने सिस्टम को शट डाउन नहीं करते। राइट? इतनी बात समझ में आती है? सो जब मैं अपने सिस्टम को पावर ऑन करती हूँ तो रोम में एक स्पेशल बूटस्ट्रैप प्रोग्राम होता है जो कि जिसको कि ये पता होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क की किस लोकेशन से लेके एग्जीक्यूट करना है ताकि वो अपने आप रैम में आ जाए। Read the lines from here. It initializes all the aspects of the system from the CPU registers to device controllers. The bootstrap program must know how to load the operating system and how to start executing the system. आपका ऑपरेटिंग सिस्टम को हार्ड डिस्क से कहाँ से लोड करना है, उसको कैसे इंस्टॉल, उसको कैसे एग्जीक्यूट करवाना है ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम अब रन मोड में आ जाए। साथ साथ वो आपके सीपीयू के रजिस्टर्स को इनिशियलाइज करवाता है, डिवाइस के कंट्रोलर्स को इनिशियलाइज करवाता है। समझ में आ गया? सो बेसिकली बूटस्ट्रैप प्रोग्राम जो है वो लोकेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को और उसको मेमोरी में लेके आने का काम करता है। इज इट ओके और नॉट? देखो Yes, ma'am. नाम से ही समझ में आ रहा है बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब क्या हो गया कि बूटिंग हो गई है, अब आपके बूट्स जो है वो टाई हो गए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। ऑपरेटिंग सिस्टम अब रेडी होके बैठ गया है रैम के अंदर। अब उसके पास अब जो भी रिक्वेस्ट आएगी वो उस रिक्वेस्ट को सर्व करता रहेगा, जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम होगा वो उसे खोलता जाएगा, एग्जीक्यूट करता जाएगा एंड सो ऑन। बूटस्ट्रैपिंग टर्म को ही सोचो। बूटस्ट्रैपिंग का मतलब क्या हो गया, इनिशियल में जैसे ही मैंने पावर ऑन का बटन दबाया, रोम के अंदर एक बूटस्ट्रैप प्रोग्राम था, वो एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। उसने ये देखा हार्ड डिस्क पे कहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर था, उसने उसको वो लोड कराया, उसने सीपीयू के सारे रजिस्टर्स को सेट किया, उसने डिवाइस ड्राइवर्स को, डिवाइस कंट्रोलर्स को सेट किया और वो पूरा सिस्टम ऑन करके रेडी करके आपको दे दिया। नाउ द ऑपरेटिंग सिस्टम इज फुली चार्ज, इट इज फुली लोडेड, ready to take the interrupts from the hardware or the software. मैं इस लाइन पे छोड़ रही हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेडी टू टेक द इंटरप्ट फ्रॉम ईदर द हार्डवेयर और द सॉफ्टवेयर ऑफ द सिस्टम। इस लाइन के साथ ही मैं अपनी नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करूंगी, कल की क्लास को। कल तो शायद हमारी क्लास नहीं होगी, कल तो सिर्फ लैब होगी ना। तो जब मैं थर्सडे को अपनी थियरी क्लास लूंगी 9 o'clock, यहाँ से मैं शुरू करूंगी और यहाँ तक का कंटेंट आप पढ़ के आओगे, स्पेशली बूटस्ट्रैपिंग का। मैं बूटस्ट्रैपिंग आप लोगों से पहले पूछूंगी, उसके बाद में कंटिन्यू करूंगी। ठीक है? Yes. ओके, थैंक Yes, यू ma'am. स्टूडेंट्स, थैंक यू।